टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसे बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो से स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि मैं बहुत जल्द से इसे ब्रीफ में समझा दूं, और इसका डिटेल वर्ज़न अब हम पेज बाय पेज करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो फ़िलहाल देख लेते हैं कि क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पर जमा हो जाना, किसी देश की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत कर देना, और ये किसी एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाना। कहीं पर राजा का शासन है तो उसकी जगह वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना। इस तरह जो भी होता है, एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आता है लोगों के जमा होने से, लोगों के विरोध से, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये है द फ्रेंच रेवोल्यूशन कि फ़्रांस में किस तरह से लोगों के जमा होने से सबसे पहला रेवोल्यूशन ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए किया गया था। आगे देखते हैं। ये डेट थी 14 जुलाई 1789। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी। इस दिन क्या हुआ कि फ़्रांस के सड़कों पे करीब 7,000 लोग जमा हुए। अपने हाथ में जो भी उनके पास हथियार थे सभी लेके जमा हुए। वो सभी कुछ लेके जमा हुए। ये है वहाँ का किंग जो नीले डब्बे में। तो क्या हुआ था कि वहाँ का किंग, उस पहली बात, वहाँ के किंग के पास पैसा नहीं बचा था कि वो लोगों को कुछ सपोर्ट कर सके। और वहाँ पे एक जेल हुआ करती थी जिस जेल का नाम था बेस्टाइल जेल। बेस्टाइली जेल कहेंगे, हाँ, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ और हो। तो हुआ ये कि जो भी राजा के ख़िलाफ़ बोलता था वहाँ पे उसे बेस्टाइल जेल में डाल दिया जाता था, और बेस्टाइल जेल बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी करती थी उन कैदियों के ऊपर। तो और राजा की एक रानी हुआ करती थी जिसकी राजा सुनता था, और वो उसकी बहुत बहुत बुरी एडवाइज़र थी। वो कुछ भी एडवाइस देती थी राजा मानता था। तो लोगों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। आगे देखते हैं कैसे बढ़ा। तो लोग जमा हो गए और बेस्टाइल जेल की तरफ उन्होंने कूच कर दिया। जिनके हाथ में डंडे हथियार जो भी थे लेके उन्होंने कूच कर दिया। बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया, वहाँ से कैदियों को आज़ाद करा दिया, वहाँ के कमांडर को मार दिया और वहाँ से कैदियों को आज़ाद करा दिया, क्योंकि वो कैदी थे जो राजा के ख़िलाफ़ बोला करते थे। तो ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1789। और लेकिन फिर आगे देखते हैं कि राजा के बारे में। राजा का नाम था किंग लुइस 16 राजा था वहाँ फ्रेंच का, जो कि बर्बन फैमिली से था। जो बिस्किट आती है बर्बन फैमिली, उस फैमिली से था। और 1774 में से राजा बनाया गया। अब हुआ क्या कि इसकी रानी से शादी हुई, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी। तो वो उसे बहुत ख़राब एडवाइस देती थी। इसके ख़राब एडवाइस के कारण इनका ख़जाना भी खाली होता गया। ये इनका राज्य भी अच्छे से नहीं चल रहा था, चीज़ों के दाम बढ़ते गए, और वो उसकी बात मानता था। तो देखो क्या हुआ कि सबसे पहले वो, उनके पास पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। इनके राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो गरीब लोग होंगे उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे सबसे पहले देखा गया कि उनके पास पैसा क्यों नहीं है, और उसके पैसा क्यों नहीं है इसको देखने के पहले वहाँ के हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे कितने प्रकार के लोग रहते थे। वहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते थे। पहले लोग कहे जाते थे क्लर्जी उन्हें कहते हैं जो चर्च से संबंधित थे। चर्च के लोगों को बहुत बड़ा माना जाता है। वहाँ पे चर्च से जो संबंधित है, चर्च की जो समिति में थे, चर्च वाले लोग क्लर्जी कहे जाते थे। उनको फर्स्ट क्लास कहा जाता था। और सेकंड स्टेट कहा जाता था जो नोबेलिटी है, बहुत ऑफिसर्स हैं, अमीर हैं, और बड़े बड़े, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें नोबेलिटी कहते थे। और तीसरे हुआ करते थे जो नॉर्मल पीपल होते थे, अदर पीपल्स, नॉर्मल जो किसान हैं, छोटे से लैंड है, उनके पास लैंड भी नहीं है, खाने की भी कमी है उनके पास। तो टैक्स सिस्टम कैसा था यहाँ देखने लायक है। टैक्स सिस्टम ऐसा था कि क्लर्जी और नोबेलिटी को राजा की तरफ से टैक्स माफ़ था, उनको टैक्स देना ही नहीं है, जबकि पैसा सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 90% पॉपुलेशन यहाँ पर गरीब लोगों की थी, ये गरीब लोगों की थी। और राजा इनसे टैक्स लिया करता था 90% लोगों से, मतलब चर्च वालों से तो ले ही नहीं रहे, और साथ ही साथ वो नोबेलिटी से भी टैक्स नहीं ले रहा है, वो टैक्स ले रहा है सिर्फ 90% लोगों से। अब क्या हुआ कि, और इनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इन्हें गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ता था, राजा को तो देना ही होता था, साथों साथ इन्हें इस क्लर्जी को भी देना होता था। इन्हें भी अपनी हार्वेस्टिंग, मतलब फसल का टोटल 10% टैक्स चर्च में देना पड़ता था, दान। तो क्या हुआ कि इतना, वो तो इनका तो पूरी तरीके से इनका शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो फिर ये देखा गया कि इतना बड़ा साम्राज्य है फ्रांस में, लुइस 16 का शासन है, फिर पैसा क्यों नहीं है। तो पैसा ना होने की मैं वजह बताता हूँ, 5 वजह हैं इसकी। सबसे पहली बात, उनके पास पैसा नहीं था क्योंकि अमेरिका उस समय, यूएसए गुलाम था
अंग्रेज़ों का, और जो फ्रांस था, जो ये लुइस है फ्रांस का राजा, ये ब्रिटेन के बहुत खिलाफ था। तो अमेरिका में जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो फ्रांस ने वहाँ की आज़ादी का सपोर्ट करते हुए अपने सैनिक भेजे, युद्ध लड़ा ब्रिटेन के खिलाफ। किसके लिए युद्ध लड़ा? अमेरिका के लिए लड़ा। अमेरिका आज़ाद हो गया, ब्रिटेन हार गया, लेकिन इससे फ्रांस को क्या मिला? कुछ नहीं, केवल ईगो के लिए वॉर किया गया, क्योंकि हमें ब्रिटेन पसंद नहीं है, वो ब्रिटेन वहाँ पे राज कर रहा है, ब्रिटेन को हटाओ, हटा दिए उनने वहाँ से ब्रिटेन को। लेकिन क्या हुआ? वॉर हुआ। फ्रांस को क्या मिला? कुछ नहीं, फ्रांस के सैनिक मारे गए और वहाँ अमेरिका को आज़ादी मिल गई। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ? वॉर हुआ, बहुत पैसा लगा, पैसा कमी हुई। अब क्या हुआ कि इन्होंने बहुत आलीशान पैलेस बनाए हुए थे, पैलेस ऑफ वर्साइलिस, हाँ, पैलेस ऑफ वर्साइलिस इन्होंने बनाया हुआ था, और बहुत आलीशान। कुछ लोग इसे वर्साइलिस कहते हैं, कुछ लोग इसे वर्साइल्स कहते हैं, तो इसे हम वर्साइल कह लेते हैं, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो क्या हुआ, इतना इतना आलीशान था पैलेस ये, उस राजा ने उस पैलेस को बनाया और उसे मेंटेन करना, वैसे ही पैसा नहीं है उनके पास, उसको मेंटेन भी कर रहा है उसको बनाने के बाद। अब फिर क्या हुआ कि ये जो मैंने बताया वही बात लिखी हुई है, इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटेन कॉलोनीज इन, हाँ, ब्रिटेन अमेरिकन कॉलोनी को ब्रिटेन की तरफ से आज़ाद कराया, लड़ा, उसके कारण उसको 2 बिलियन, ये उनकी करेंसी का नाम है, ये इनकी करेंसी है लेवरे, तो लीवरे जो भी कह लो, तो उसे 2 बिलियन लीवरे का नुकसान हुआ। 2 बिलियन क्या होते हैं इसे सर्च कर लेना, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय के हिसाब से। तो अमेरिका तो आज़ाद हो गया, फ्रांस को कुछ मिला नहीं। अब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत जगह से फिर लोन लेना चालू किया, बहुत सी जगहों से, दूसरे साम्राज्यों से लोन लिया, लेकिन उसमें भी उनको 10% इंटरेस्ट लग रहा था। वो इंटरेस्ट देते देते भी लुईस 16 परेशान हो गया था। और अदर स्टफ़ होते हैं, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ को उन्हें तनख्वाह देना है, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देना है। तो एट लास्ट क्या हुआ ना कि अब इन्हें राजा को ज़रूरत पड़ी कि अब टैक्स बढ़ाए जाएँ। अब टैक्स तो बढ़ाए जाएँ, लेकिन आप टैक्स किस पे बढ़ाएंगे? आप ये क्लर्जी से तो टैक्स ले नहीं रहे हैं, क्लर्जी मतलब जो चर्च के लोग हैं, नोबेलिटी से आप टैक्स ले नहीं रहे हैं। नोबेलिटी कौन है? जो अमीर लोग हैं। आप टैक्स किससे ले रहे हो? जो 90% लोग हैं, 90% जो आबादी किसकी है? सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों की। अब बेचारे उनके पास क्या हुआ कि खाने की कमी हो गई, खाने ही नहीं थे इनके पास, बेचारे कैसे करें? टैक्स बढ़ा दिया गया तो इनको गुस्सा आया, गुस्सा इनका एक दिन फूटा, और गुस्सा फूटने के बाद क्या हुआ कि सभी लोग जमा हुए एक बार 14 जुलाई 1789 को, और इनकी पहले जेल तोड़ दी गई जहाँ पे इनको राजा का विरोध करने पे डाल दिया जाता था। और इस तरह से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई। लोगों ने मांग करना चालू किया, बहुत हुआ, बस अब ख़त्म, आप जाओ यहाँ से, अब राजा नहीं रहेगा, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि कुछ फिलोसोफर आए बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर। एक तो बेचारों को बस इतने सारे टेक्स्ट थे, वो टेक्स्ट को पूरे NCERT में पढ़ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कुछ टेक्स्ट के जैसे नाम है, जैसे टाइल टैक्स होता था, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना है, और टाइथस होता था जो टैक्स करना पेड होता था, जो 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 गरीब लोग हैं उस 10% जो अपनी जितनी भी फसल हो रही है उसका देते थे, टाइथ्स टैक्स बोलते थे उसे, वो दिया करते थे क्लर्जी लोगों को जो टैक्स लिया करते थे। गरीब से बेचारे टैक्स ले रहे हैं, और उनकी तो हालत ही ख़राब गरीबों की। तो 3 फिलोसोफर आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, लोगों में जागरूकता आनी ज़रूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के सबसे पहले क्या हुआ, 3 फिलोसोफर आए। पहला आया जॉन लोकी पहला फिलोसोफर आया, LOCKE, हाँ। अब इसने बुक लिखी, सबसे पहले बुक लिखी, बुक का नाम मैं लिख देता हूँ, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज, ये तो NCERT में लिखा है, ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा फिलोसोफर आया, उसका अजीब सा नाम है, जीन जैक्वेस, जो भी नाम है यार देख लेना, रोसेयू। इसने एक बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो बुक लिखी, इसमें ये बताया गया कि राजा जो है वो बिल्कुल ख़राब है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राजा बिल्कुल ख़राब है, अब राजा नहीं होना चाहिए, मोनार्की आनी चाहिए। और तीसरा एक फ़िलोसोफ़र आया जिसका सब अपने अपना ज्ञान दे रहे थे, तो ये कम कैसे रहता। फिर तीसरा आया मोंटे, उसका भी नाम भी तो बहुत मुश्किल होता है, मोंटेक्यू, देख लेना, इस प्रोनाउंसिएशन बुक में पढ़ लेना। तो इसने बोला कि शक्तियाँ 3 भागों में विभाजित होनी चाहिए, जो केवल राजा सुप्रीम नहीं है, एक लेजिस्लेटिव होना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में हमारे विधायक हैं, प्राइम मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव। दूसरी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव मतलब जो आज कलेक्टर हैं, ये सब हैं जो
एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को। और तीसरा होना चाहिए जुडिशरी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। उसने पहली बार ये इस दुनिया में कोई विचार रख रहा था कि वहाँ का जो शासन है वो 3 भागों में वहाँ की पावर रहनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो ये सब जब क्या हुआ कि इन तीनों ने ये किताब लिखी, दोनों ने किताब लिखी, तीसरे की ने जो बात थी ये हर जगह होने लगी। नुक्कड़ों पे खड़े हो के लोगों को पढ़ाया जाता था। अब लोगों को जागरूक करना जरूर, गाँव में जा के लोगों को पढ़ाया जाता था, हर जगह ये इनकी बातें चालू हुई, तो लोगों में जागरूकता आई। और एट लास्ट क्या हुआ, 14 जुलाई को उन्होंने कूच कर दिया, उन्होंने जेल तोड़ दी राजा की सबसे प्रीशियस जेल थी, राजा की सबसे प्रिय जेल थी वो, जहाँ पे वो उसके दुश्मनों को रखा करता था, उसको तोड़ दिया। और आगे देखते हैं एपिसोड में फिर और क्या हुआ इसके आगे।